18th of September 2016 was a Sunday. जब मुझे सुबह सुबह उस एक फ़ोन कॉल से मैं उठा, उस दिन हमने 18 सोल्जर्स गवाए, 18 यंग लाइव्स लॉस्ट ऑन माय वॉच. देखिए, आज सब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ कर रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं. वो पिक्चर जो बनी उड़ी, किसी को बोलो उड़ी पिक्चर में, मैं जब टॉक्स देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, तो स्टूडेंट से बोलो उड़ी बोलते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में आता है, सो दे से हाउस द जोश सर. बट उड़ी मेरे लिए एक बड़ा ट्रैजिक मोमेंट है. ये एक ऐसा डार्क डे है जो मैं दैट आई कैन नॉट लिव डाउन टिल माई डाइंग. तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा फेलियर था ये. वहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉस था. आपने वर्दी पहनी है, आप डिसीजंस बना रहे हैं, मिनिस्टर आपके सामने हैं, बहुत कुछ टेक्निकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, बट देयर इज आल्सो ह्यूमन inside of you who is dealing with the grief of losing his team. How do you see a difference between loss and grief? टफ क्वेश्चन. कोई भी सोल्जर वो हमेशा जीतना ही चाहता है. वो हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में यकीन नहीं करते, वो जीतना ही चाहता है. जानती है, बिकॉज इन माई प्रोफेशन देर आर नो रनर्स अप. दोज हू डोंट विन ऑफन विन अप. मेरी सिंगुलर सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I am an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. इस पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन करने में हेल्प कर सकें. द जर्नी विद इन मतलब खुद से कनेक्ट करना, अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझना, जहाँ पर आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को प्रोसेस करते हैं और अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं. आपकी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो आप खुद बिल्ड कर सकते हैं और यहीं पे आपकी सुपर पावर है. अगर किसी वजह से आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस या आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, द पावर लाइज विद इन यू एंड द जर्नी विद इन पॉडकास्ट एम्स टू रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रू पावर एंड योर ट्रू पोटेंशियल. आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ अ सोल्जर. एक सोल्जर अपनी लाइफ को कैसे देखता है, वो अपनी लाइफ में कैसे पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेवरी की, डिफाइन करेंगे ब्रेवरी को, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ब्रेवरी के क्या है, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल, पहले शुरुआत से लीड करना, एक एग्जाम्पल की तरह अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए खड़ा होना. हमने वॉर स्टोरीज़ के बारे में भी बात की है, हमने कॉम्बैट स्टोरीज़ के बारे में भी बात की है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्जेसन है जिसमें आपके लिए बहुत डीप लाइफ लेसन्स जो हैं वो छुपे हुए हैं. जब हम आर्मी की बात करते हैं तो लॉस ऑफ लाइफ और ग्रीफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो सामने आता है और आज हमने इसके बारे में भी इन डेप्थ बात की है. सो वॉच दिस कॉन्वर्जेसन टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द एपिसोड. Today we have with us Lieutenant General Satish Dua sir. He was the Corps Commander in Kashmir and led Uri surgical strike and retired as the Chief of Integrated Defense Staff. He has many experiences to share with us on this podcast and of course his wisdom. Please welcome Lieutenant General Satish Dua sir. थैंक यू. Hi sir, such a pleasure to meet you. A soldier is known for his bravery. A soldier is known for taking on challenges like nobody else. Simplify the concept of bravery for me. आज की लाइफ में हम सभी को बहुत सारे डिसीजंस हर वक्त लेने पड़ते हैं. जो लोग डिसीजंस ले लेते हैं हम उन्हें ब्रेव कहना शुरू कर देते हैं. जो लोग नहीं ले पाते वो ब्रेव नहीं होते, करेज नहीं शो कर पाते. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ब्रेवरी एंड सिंप्लीफाई इट फॉर अस? That's a very good question to start with, Shobha. Let me first talk about a soldier. पहले एक सोल्जर की ब्रेवरी लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको एक सामान्य नागरिक में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. टू मी ब्रेवरी is not absence of fear. It is overcoming fear. देखिए, absence of fear अगर होता तो इंसान फुल हार्डी होगा. Overcoming fear is very important. Having said that, what makes a soldier brave? एक
सोल्जर जो है, एक जवान फौजी जवान है, उसमें बहादुरी कैसे आती है? अम, उसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग। हम बड़े यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स को लेते हैं, क्योंकि एक जवान हो या जैसे मैं एनडीए कैडेट था, हम लोग 16 17 18 साल की उम्र में भर्ती होते हैं या ज्वाइन करते हैं, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान हम वो एक इम्प्रेशनेबल माइंड में एक ऐसा इथॉस क्रिएट करते हैं कि वो जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर एक फुटबॉल मैच हो, हमारे में इतनी इतनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, या जिसे हम रेजिमेंटेशन कहते हैं, इतनी कूट कूट के भरी जाती है, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे राइफल फायरिंग कंपटीशन हो। कोई भी सोल्जर वो हमेशा जीतना ही चाहता है। वो हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में यकीन नहीं करते, वो जीतना ही चाहता है। जानती हैं क्यों? वाई इज विनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अस? It is important to us because in my profession there are no runners up. Those who don't win often end up dead. So that is the kind of training we cultivate in a soldier, and then we nurture it throughout his soldiers' lives. Similarly, when we come to combat, ये तो मैं आपको फुटबॉल कंपटीशन की बात कर रहा था, फुटबॉल मैच की बात कर रहा था. When we come to battles, combat, we draw inspiration from the glory of the regiment, the regimental history, the ethos of the battalion, the medals that the predecessors have won, the battle honors that the battalion has won. We want to add to that. That is what makes a soldier brave. So soldier fights for naam, namak, nishan. Naam, self-explanatory, the name of the बटालियन, रेजिमेंट की इज्जत. नमक, हर हिंदुस्तानी समझता है नमक का मतलब क्या है. निशान, वो पताका जो उसकी रेजिमेंट का है, उसको हमेशा ऊपर रखना है. अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, लेट मी अटेम्प्ट ट्रांसलेटिंग इट फॉर एन एवरेज सिटीजन. वी नीड टू हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी दौड़ाएं, हम दूर करें, और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी भरें. पॉजिटिव थॉट्स विल गेट यू एवरीवेयर, एंड आई थिंक दैट वुड अमाउंट टू ब्रेवरी. शेड द नेगेटिव थॉट्स, embrace positivity, and I'll talk about it during my discourse as we go on. सर, एवरीडे लाइफ में जो चैलेंज हम लोगों को आते हैं ब्रेवरी के साथ कॉमनली, वो ये होते हैं कि हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम खुद के लिए स्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम पावर के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं. ये सब जो कॉमन चैलेंजेस आते हैं, तो एवरीडे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं करूं दैट आई बिकम अ मोर ब्रेव पर्सन? As I said, I will repeat some of that. एवरीडे लाइफ में आपको हर कदम पे पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं. आपको नेगेटिव थॉट्स से किनारा काटना है. सर, यू आर अ काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट. आपने उरी सर्जिकल स्ट्राइक को लीड किया और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया. देयर आर सो मेनी टेरर्स दैट यू फेस ड्यूरिंग समथिंग एज बिग एज उरी सर्जिकल स्ट्राइक. तो आप टेरर से कैसे पैरालाइज ना होकर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं? Tell me about that spirit, because in everyday life we get paralyzed with our fears, with our terrors. जैसा आपने कहा, fear of failure भी होता है, fear of speaking होता है, fear of putting your point across होता है. बहुत सारे fear से everyday navigate कर रहे हैं, और वो fear क्या है, often हमें paralyze कर देता है, हम नहीं कर पाते जो करना होता है. So you are a counter terrorism specialist, और आपने तो in the face of terror you have brought us glory and victory. Tell me about your story there. देखिए, आज सब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ कर रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं. वो पिक्चर जो बनी उड़ी, किसी को बोलो उड़ी पिक्चर में, मैं जब टॉक्स देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, तो स्टूडेंट से बोलो उड़ी बोलते ही क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? सो दे से हाउस द जोश सर. सो इट हैज़ इवोक्ड दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट. बट उड़ी मेरे लिए एक बड़ा ट्रैजिक मोमेंट है. इट वॉज अ डार्क संडे. 18th of September 2016 वॉज अ संडे, जब मुझे सुबह सुबह उस एक फ़ोन कॉल से मैं उठा. और ये सारा कुछ जो मैं कह रहा हूँ, मैंने उस किताब में लिखा हुआ है. मेरी फर्स्ट बुक इज़ इंडियाज़ ब्रेव हार्ट, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 4 languages.
उसमें मैंने लिखा हुआ है कि जब सुबह मेरे को फ़ोन कॉल से बताया गया कि हमारे उड़ी बेस पे सुसाइड टेररिस्ट घुस आए हैं और एनकाउंटर चल रहा है, वी हैव हैड हेवी कैजुअलिटीज, उस दिन हमने 18 सोल्जर्स गवाए, 18 यंग लाइव्स लॉस्ट ऑन माय वॉच। ये एक ऐसा डार्क डे है जो मैं दैट आई कैन नॉट लिव डाउन टिल माय डाइंग डे। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा फेलियर था ये। उरी जो हम उरी, सेलिब्रेट कर रहे जी, हैं एज अ नेशनल विक्ट्री, एब्सोल्युटली आप कह रहे हो कि आपके लिए सबसे बड़ा फेलियर सबसे था। बड़ा फेलियर था। जब मैंने बटालियन कमांड की एज ए कर्नल 3 साल ऑन दी LOC, आई लॉस्ट 8 ब्रेव हार्ट्स, 2 ऑफ whom were officers, मेजर्स। मैं वो कभी नहीं भुला पाऊंगा। 3 साल में मैंने जो जाने खोई, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप। उसी प्रकार आई वॉज कोर कमांडर, और जब मैं 18 जवान खोता हूं तो इट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लर्किंग इन एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड वी शुड लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अब उस दिन मैं उड़ी गया, वापस आया, आर्मी चीफ आए, डिफेंस मिनिस्टर, आई वॉज लकी, गॉड वॉज काइंड कि डिफेंस मिनिस्टर उसी दिन, लेट मिस्टर मनोहर पारिकर, उसी दिन कश्मीर आए, श्रीनगर आए, और फिर उन्होंने हमने मेरे ऑफिस पे बैठ के वो तजवीज़ बनाई, प्लानिंग की कि हम वाई वी नीड टू गो ऑन एन ऑफेंसिव, वाई वी हमेशा डिफेंसिव मेजर ना लेते रहे, एंड वाई वी नीड टू गो ऑन एन ऑफेंसिव, वाई वी नीड टू स्ट्राइक बियॉन्ड द बॉर्डर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। और हमने वो 10 दिन में उन्होंने वहाँ हामी भरी। ये उनकी बोल्ड डिसीजन थी। Sir, Uri was a turning point in the way we dealt with terrorism. यूजुअली जैसा हम डिफेंस मोड में रहते थे, हमने मुंबई अटैक्स भी देखा, बहुत वहाँ पे लाइफ लॉस हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे वी वर अगेन ऑन द डिफेंसिव फुट। लेकिन उरी में हम ऑफेंस पे आ गए, है ना। और आपने कहा दैट यू लॉस्ट 18 सोल्जर्स दैट डे। जी। Now, in that moment, when you have loss of lives that you worked with on your head, on your heart, in your mind, आप अगला स्टेप, अगला एक्शन कैसे लेते हो? What I'm trying to ask is, how do you still see it as an opportunity Yeah. than the adversity that it is? I think first step or first part or a major part of it is training. हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है because in battles, in war, in combat, we are used to or we are trained to encounter adversity. आप अपना साथी खो देते हो, लेकिन आप उसको नहीं अटेंड कर सकते, आपको मिशन पूरी करनी है, तो आप उसको वहीं छोड़ देते हो, उसको बाद में अटेंड करेंगे या पीछे वाले अटेंड करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, आप आगे मिशन में चलते रहते हो क्योंकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो ये हमारी ट्रेनिंग होती है। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग, एंड सेकेंडली लाइक आई सेड, यू मेक अप योर माइंड। जैसे मैंने उड़ी वाले 18 सितंबर को आई थॉट अबाउट इट कि जब रक्षा मंत्री आ रहे हैं, पहले तो आई डिड नॉट वांट अ VIP ऑन माई हैंड्स ऑन दैट डे, पर मैंने कहा जब वो आ ही रहे हैं, व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ इट। तब हमने देखा कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल है, देयर इज एन आउटरेज इन द कंट्री अगेंस्ट terrorism, against Pakistan sponsored terrorism. My soldiers wanted revenge. The leadership in Delhi was agitated, and we decided to turn this pain into an opportunity. और हमने फिर उनसे वो परमिशन ली ऐसा कुछ करने की जो आज तक नहीं हुआ, और अगले 10 दिनों में हमने वो लॉन्च किया जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। मल्टीपल लोकेशन में टेररिस्ट कैंप्स को बॉर्डर के पार, LOC के पार जाके हिट किया। तो अब देखिए हमने क्या किया है, एक फेलियर था और उसमें इतना बड़ा सक्सेस हुआ जिसने कि हमारा नज़रिया बदल दिया। 2.5 साल बाद ऐसे ही जब पुलवामा में अटैक हुआ, तब हमारे हौसले बुलंद हो चुके थे कि हमने फिर एक एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में। तो वापस इस मुद्दे पे आते हुए कि एक फेलियर से सक्सेस ढूंढना, या wherever there is a dark cloud, there will be a silver lining. We need to look for that silver lining, and this applies, I think, in everyday life.
सर जब डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो हम भूल जाते हैं दैट इज़ दैट सिल्वर लाइनिंग। Yes. सबसे पहली चीज़ जो हम छोड़ देते हैं वो होप है। सर आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि उस दिन आपने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। और हमारे पास भी एवरीडे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़ पहली बार करनी होती है। चाहे वो पहली बार एक पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट हो, जी। चाहे पर्सनल लाइफ में पहली बार कोई डिसीजन लेना हो, पहली बार घर से निकलना हो, है ना? एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ियर आता है और माइंडसेट जो है नेगेटिव हो जाता है। तो उस टाइम पे नेगेटिविटी से कैसे डील करें? उस टेरर ऑफ नेगेटिविटी को कैसे फ्लश आउट करें? देखिए ये हर एक की ज़िंदगी में आता है। जैसे मैंने पहले कहा था, ब्रेवरी इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ये खौफ, वेदर इट्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और एनीथिंग इज़ लाइक यू सेड, वो हमेशा होता है और हर एक के दिमाग में होता है। एक सोल्जर की कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग होती है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए एक सोल्जर भी ट्रेन नहीं होता है। तो उसके लिए, तो अगर आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्राई टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इसको एक आदत बनाए। दूसरा, हैव फेथ इन गॉड। इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देन यू हैव फेथ इन गॉड कि वो मेरी मदद करेगा, then you need to do what I am fond of telling my subordinates: take a leap of faith. Then leave everything to God and take a leap of faith, take a bold decision rather than get covered कि अब तो मेरे से क्या होगा। क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं इस फेलियर से, या जो भी आपके साथ अपसेट हुआ है, जो चैलेंज है, इससे दब के बैठ जाऊं तो इससे उभर ही नहीं पाऊंगा। उसको एक चुनौती, एक चैलेंज मानते हुए, अगर इफ आई टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई एम श्योर you, with positive thoughts, you will be able to then spot that silver lining in the dark cloud. तो बेसिकली फ़ियर को डील करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज़ टू सिट विद दैट फ़ियर, टू बी वन विद दैट फ़ियर एंड देन फाइट दैट फ़ियर। हम लोग वेट करते रहते कि फ़ियर चला जाएगा तो हम काम करेंगे, लेकिन फ़ियर जाएगा नहीं, वो सिर्फ बड़ा होगा टाइम के साथ साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनको मैं मेंटर भी करती हूँ। फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वेरी मेजर चैलेंज दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस। और जब तक वो बैठे रहते हैं उस फ़ियर के साथ, जब तक वो पहला गलत सही उल्टा सीधा टॉक नहीं करते हैं, Absolutely. तब तक, जब तक एक्सपोज नहीं करोगे आप अपने आप को फ़ियर को, तब तक वो जाएगा नहीं। सो ये मिसकंसेप्शन है हमारा फ़ियर को लेकर कि अगर हम थोड़ा वेट करेंगे, लेट्स वेट इट आउट एंड फ़ियर विल पास ऑफ, Absolutely. तब राइट मोमेंट आ जाएगा जिसमें मैं वो काम कर सकूंगा। पर ऐसा होता नहीं है, आपको फ़ियर के साथ हेड ऑन ही जाना पड़ता है। जी, जैसे कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। आप एक शुरू तो करिए, शुरुआत करने, और जैसे आपने ठीक कहा, शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो आपकी लाइफ में जो आपका अभी एक्सपीरियंस है, अगर वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, अगर आप अपने डिसीजंस को नहीं ले पाते हैं, अगर आप फियर में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, जी, तो उसको हेड ऑन लेना इज़ वन लर्निंग दैट वी हैव अनकवर्ड यहाँ तक। और वहीं से जो है वो अपने आप दैट फियर विल देन कम आउट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ और फॉर ग्रोथ फॉर यू, राइट? सर आपने बहुत सारे की डिसीजंस अपने आर्मी करियर में लिए हैं, इतना लंबा आपका करियर रहा, especially talking about the Uri surgical strike also. Take me through that day, how it was, and what were the key decisions, and how you were forming those decisions in that day. देखिए, डिसीजंस, when you are at a level, at a thinking at a little higher level, a strategic level, you make decisions differently than when you make the decisions at a tactical level. तो जब आप डिसीजन लेते हैं कि ओके, मैं, आप उड़ी का एग्जांपल दिया आपने, आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। उसी साल 2016 की बात है, उसी साल की शुरुआत हुई थी पठानकोट एयरबेस पे टेरर अटैक से। दैट वाज फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक, इन द माइंड्स ऑफ द नेशन। उसी साल पंपोर नाम की एक जगह है श्रीनगर के बाहर, वहाँ पर टेररिस्ट ने कुछ महीने बाद एक 6 स्टोरीड बिल्डिंग पे आके उन्होंने 66 हॉस्टेजेस लिए। इट वाज एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। कश्मीरी मैन एंड यूथ, मैन एंड वुमेन वर टेकन एज हॉस्टेज, और वहाँ पर हमें 2 बल्कि 3 दिन लगे, तीसरे दिन हम उनको क्लियर कर पाए, और उसमें हमने काफ़ी भारी नुकसान भी उठाया, लेकिन सारे कश्मीरी हमने
ठीक सही सलामत वहाँ से वापस आ गए द हॉस्टेजेस। ऐसे ही कुछ हाई प्रोफाइल टेरर अटैक होते रहे, ये कॉन्टेक्स्ट था। और जब उड़ी हैपेंड, व्हेन उड़ी हैपेंड ऑन इन सितंबर, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। आई वाज फॉर्चुनेट दैट उसी दिन आर्मी चीफ भी और डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे आ गए। आमतौर पे आप देखेंगे तारीख गवाह है, इट हैपेंस इन हिस्ट्री कि द मिनिस्टर विल गो अ डे और टू लेटर ऑन द स्पॉट। ये उसी दिन पहुंच गए मिस्टर पारिकर, एंड वी स्ट्रक व्हाइल द आयरन वाज हॉट, एंड ही हिमसेल्फ वाज वेरी बोल्ड टू से अब क्या करना है। एंड आई हैव डॉक्यूमेंटेड इन माय बुक, ही सेड अब क्या करना है। तो वहाँ पे फिर हमने उनको एक ऐसा डिसीजन दिया। नाउ दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। यानी ऐसी कंटिजेंसीज पे आर्मी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन हम उसको अंजाम दे पाएंगे, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर आ गए। उन्होंने डिसीजन हमारे ऑफिस में ही बैठ के आर्मी चीफ के सामने हमें डिसीजन दे दिया कि हाँ, लेट्स डू दिस हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। जो आज तक नहीं हुआ वो अब करेंगे, एंड फिर हम उसको अंजाम दे पाए। तो मैं डिसीजंस की बात ये कहूँगा कि जब आप डिसीजंस लेते हैं उसमें कुछ आपकी ट्रेनिंग शामिल होती है, कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, कोई बोल्ड डिसीजंस लेता है, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेता। उस वक्त शायद एक कॉम्बिनेशन था कि हमने एक बोल्ड सजेशन रखा उनके सामने, और वो एक बोल्ड डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहीं पे बिना प्रधानमंत्री से भी पूछे वहीं पे बोल्ड डिसीजन दे दिया, और तभी हम 10 दिन बाद उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे पाए। और जानते हैं उनका एक क्वेश्चन क्या था? उनका क्वेश्चन ये था, इट वाज मोर ऑफ अ कमेंट, हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सर आई एग्री विद यू, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ वॉर, कुछ भी हो सकता है, सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। यू नो, उन्होंने थोड़ा सोचा और मैं घबरा गया कि शायद वो डिसीजन वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बरोबर, एक। एंड मराठी लोग ये बरोबर वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने गो अहेड दे दिया, I think fortune favors the brave, and we didn't have a single casualty after that. in the entire operation. एक भी casualty नहीं हुई जबकि हम कुछ casualties accept करने को mentally तैयार थे। मतलब आप माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो हम अक्सर करते हैं। हम में से सभी लोग जब हम लाइफ में कोई चीज़ें करते हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेशन होती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं हुआ तो व्हाट शुड हैपन। Yes, and also I would say आर्मी में जो जैसे आई जस्ट टेक द क्यू फ्रॉम व्हाट यू सेड, ये पूरी सबके लिए लागू है। हालांकि आर्मी में हम हमेशा प्लानिंग, यू प्लान फॉर द वर्स्ट ऑल्दो यू होप फॉर द बेस्ट। राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, क्योंकि हम में से सभी लोग आर्मी फील्ड में नहीं जाने वाले, हम लोग वॉर फ्रंट पे खड़े नहीं होने वाले, लेकिन हम एवरीडे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे वॉर लड़ रहे हैं, खुद से, अपने इकोसिस्टम से, अपने आसपास से, अपने फैमिली में, कुछ छोटे कुछ बड़े वॉर्स। तो आपके जो लाइफ लेसन है मैं वहाँ पे सीधा अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की। सर, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट वन शुड कीप इन द माइंड while making a decision, a bold decision? मेरी समझ से आप ये देखना चाहते हैं कि डिसीजन से प्लसेस और माइनसेस कितने होंगे। आप देखेंगे कि अगर वो डिसीजन ठीक होता है तो मेरा सबसे बड़ा गेन क्या होगा। मतलब सोचे क्या एक डिसीजन लेने से पहले? आप डिसीजन लेने से पहले तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें। आप देखें कि आप अगर ये डिसीजन लेते हैं तो आपके पास वो रिसोर्सेज या वो काबिलियत है कि आप इस डिसीजन को इफेक्टिव बना पाएंगे। देन यू ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स कि ये डिसीजन लेने से मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। लेकिन इट इज़ एवरीथिंग इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और आपकी डिसीजन कामयाब नहीं होती है तो आपको नुकसान कितना होगा। आई थिंक दिस अप्लाइज फॉर कॉम्बैट, इट अप्लाइज फॉर शेयर मार्केट, it applies for any decisions that you make in any other decisions that you make in life, कि आप देखते हैं कि आपका वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, बेस्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, और बीच में आपको इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में कितनी आपको मेहनत और कितनी आपकी काबिलियत उसमें काम आएगी। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फैक्टर इन व्हाइल मेकिंग डिसीजन।
हमें डेटा से पता चला है कि आप में से 92% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एंगेजमेंट से यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये जो चैनल है कुछ अच्छा काम कर रहा है, और ये अच्छी लर्निंग वीडियोस बाकी लोगों तक पहुंचाने में यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है कि हम ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहें और आपकी द जर्नी विद इन कराते रहें। सर, इतने सारे कॉम्बैट्स में आपने लीड किया है। इन कॉम्बैट्स में there's something called an enemy and there's something called a terrorist. What is the difference between an enemy and a terrorist, first up? That's again a very good question. I've never been asked that. दुश्मन हमारे लिए वो होता है आर्मी में जो हमारी देश की अखंडता को, द सॉवरेन इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, उसको थ्रेटन करता है। तो यानी दुश्मन हमारे बॉर्डर्स पे है। आज की तारीख में इंडिया के लिए पाकिस्तान और चीन, क्योंकि हमारी उधर LOC है, इधर LAC है, हमारे दोनों देशों के साथ में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो ये वो एडवर्सरीज हैं, वो देश हैं जो हमारे लिए अगर अटैक हो तो वो दुश्मन है। टेररिस्ट वो होता है जो हमारे देश के अंदर से, पहले तो वो टेररिस्ट जो है वो आम आदमी से अलग नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पब्लिक पॉपुलेशन के बीच में मिलके रहता है। आप उसको पहचान नहीं पाते, उसने कोई दूसरी वर्दी नहीं पहनी, उसने किसी दूसरे देश का बैज नहीं लगाया, वो आपकी आम जनता, सिविलियंस, सिटीजन्स में से एक है। तो इट बिकम्स इवन टफर टू फाइट हिम बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई ही नहीं, बल्कि आपको फिर अगर उसके साथ टाकरा होता है और कॉम्बैट होता है तो आपको ये भी यकीन करना है कि उसके साथ वाला एक इनोसेंट सिटीजन जो है वो ना मारा जाए, कोलेटरल डैमेज ना हो। तो ये तो है इन दोनों में फर्क। द वे आई वुड डील विद इट, या और एनी आर्मी ऑफिसर वुड डील विद इट, इज दैट as far as sovereign integrity of the country is concerned, जहाँ पे देश के बॉर्डर पे का सवाल है, वहाँ पे आई विल ऑर्डर माई जवान्स कि आप आखिरी गोली, आखिरी दम तक आप वहाँ पर, आखिरी सैनिक तक वहाँ पे लड़ाई करोगे। वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति दोगे, जान न्यौछावर कर दोगे, लेकिन देश की अखंडता में कोई बाधा नहीं पड़े। So that is the way you fight at the border with a recognized enemy. जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, एक टेररिस्ट एनकाउंटर में मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी कैजुअलिटीज हो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा फिलॉसफी ये रहा है कि अगर किसी वजह से हमारी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, जीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा होता है। First priority is that no casualties, because terrorist की अगर टेररिस्ट नहीं भी मरा और भाग गया वहां से, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, वो आज नहीं तो कल मरेगा, यहां नहीं तो वहां मरेगा। दिस इज द डिफरेंस। आई डोंट वांट टू लूज अ सिंगल सोल्जर इन काउंटर टेररिज्म, बट देयर इफ नीड बी वी हैव फॉट टिल लास्ट मैन लास्ट राउंड। रजांगला बैटल इन लद्दाख, 120 से भी ज़्यादा पूरी की पूरी कंपनी राइट ऑफ हो गई थी चाइनीज़ को रोकते हुए। ऐसे कई और मिसालें हैं, सारागढ़ी की बात करते हैं, ये मिसाल है जहाँ पे पूरी की पूरी टुकड़ी, प्लेटून, पलटन न्यौछावर हो गई, जिन्होंने वीरगति को प्राप्त हो गई। और वेरियस कॉम्बैटिंग टेररिस्ट, जैसे मैंने कहा, वो अलग है। सर, आपने पहले बात की थी 18 लाइव्स दोज वर लॉस्ट, उरी सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपको जिस दिन वो टेरर अटैक हुआ, और 18 जवानों को आपने खोया उस दिन, है ना। वहाँ पे एक सेंस ऑफ लॉस था, एंड आई एम श्योर उस लॉस ने डीप सेंस ऑफ ग्रीफ भी दिया होगा आपको इंडिविजुअली। आपने वर्दी पहनी है, आप डिसीजंस बना रहे हैं, मिनिस्टर आपके सामने हैं, बहुत कुछ टेक्निकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, बट देयर इज ऑल्सो ह्यूमन inside of you who's dealing with the grief of losing his team. How do you see a difference between loss and grief?
कैसे आप इन दो मिलते जुलते शब्दों को, हाउ डू यू सी वेयर द वेट लाइज एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? That's a very tough question because there is a very thin line between loss and grief. Loss हमारी हमारी पार्लेंस में सोल्जर्स के लिए लॉस ऑफ ए soldier, colleague, any loved one is loss. But there are some who will be more closer to you personally. That gives you more grief. If someone is very close to you, it gives you a bigger grief. Now let me try and give you an example. जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना, बटालियन इंडियन आर्मी में फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रू एंड इंडिपेंडेंट लीडरशिप कम्स जब आप बटालियन कमांडर बनते हैं. कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको बटालियन का. एक बटालियन इज अबाउट लिटिल लेस देन 1000 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स. 1998 में जब मैं कर्नल बना तब मैं अपनी बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर बना और हमारी बटालियन 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम लोग LOC पे डिप्लॉय हुए थे अगले 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर में. तो आप और आपके 1000 के Yes. आसपास सोल्जर्स. जी. और मेरे में बड़ा एक जोश था, उमंग थी कि हर ऑफिसर चाहता है, इन्फेंट्री ऑफिसर, कि वो अपनी बटालियन कमांड करे और वो अपने ट्रूप्स को कॉम्बैट में लीड करे. मेरे को ऊपर वाले ने ये दोनों चीज़ें बख्शी और मैं अपनी बटालियन का ही कमांडिंग ऑफिसर बना, 8 जैकलाई का, और मैं स्ट्रेट वे इन कॉम्बैट था. पहले ही 10 दिन के अंदर हमारा पहला एनकाउंटर हुआ टेररिस्ट के साथ और हमने तीनों टेररिस्ट मार दिए, एलिमिनेट हो गए, लेकिन वी लॉस्ट 1 ऑफिसर. आई लॉस्ट 1 ऑफिसर, मेजर रोहित शर्मा. हमारी पूरी बटालियन का हौसला बिल्कुल पस्त हो गया. बहुत गहरी मायूसी छा गई हमारी पूरी बटालियन में. ये जरूरी था, होना ही था. मैं खुद बहुत बेचैन हुआ उस दिन. तरह तरह के ख्याल आने लगे. मैं सो नहीं पाया. मैं ये सोचता रहा कि क्या सोचेंगे सब लोग, मेरा तो करियर खत्म हो ही गया. नया नया सीओ आया, ये सब यही जवान सोचेंगे ये सीओ मनहूस है. ऐसी बातें दिमाग में आती हैं. और इस सब के ऊपर जो मेरे को सदमा लगा, मेजर रोहित शर्मा मेरा एक कलीग था, मेरे से कुछ साल जूनियर, लेकिन हम लोग एक ही बटालियन में इकट्ठे बड़े हुए हैं. सो लॉस इज वन थिंग एंड दिस इज ग्रीफ बिकॉज एंड इट अफेक्ट्स योर डिसीजंस. और मैं जानता हूं कि वो रात मुझे अचानक तकरीबन पूरी रात तो नींद नहीं आई. 2-2:30 बजे के करीब एक ख्याल आया. और ये सब जो मैं कह रहा हूँ ये सब मैंने उस किताब में स्टोरी लिखी हुई है, इंडियाज ब्रेव हार्ट्स में. मुझे रात को ख्याल आया, हाउ कैन यू बी डिस्पोंडेंट? योर सोल्जर्स आर लुकिंग अप टू यू फॉर लीडरशिप. आपके सारे जवान आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनके लीडर हो और आप मायूस होकर बैठ जाओगे तो फिर बटालियन का क्या होगा? और फिर अगले दिन मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको बुलाया, उनको पेप टॉक दिया कि कैसे मेजर रोहित शर्मा इज एन हीरो. जो आगे से लीड करते हुए उसने सीने में गोली खाई, ही इज ए हीरो, क्योंकि उसकी वजह से हमारी और कैजुअलिटीज़ नहीं हुई. उसकी वजह से वो सिविलियंस बच गए जिनके घरों में टेररिस्ट ने जहाँ पे टेररिस्ट होल्ड अप थे. तो अब हमें उसकी मुहिम आगे जारी रखनी है और वही हमने किया. अगले 3 साल में हमने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया वहाँ पर बहादुरी का और टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का. सर, ये ग्रीफ को समझना डीपली बहुत ज़रूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ग्रीफ एक डीपली इंटरनल इमोशन है. जैसा आपने कहा कि एक बहुत पर्सनल इमोशन है और बहुत ज़ोर से आपको एक सदमा लगता है ग्रीफ का. और हमारी लाइफ में भी, कॉमन लाइफ्स में भी हमें किसी ना किसी चीज़ से ग्रीफ आता रहता है. सो अगर वो ग्रीफ आपके साथ स्टे करता है बहुत लंबे टाइम तक तो आपके डिसीजंस को बहुत अफेक्ट करता है. जैसा आपने भी कहा कि बेचैनी होती है और आप उस तरह से नहीं सोच पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं, अपना प्रोसेस कर पाते हैं जिस तरह से आप अदरवाइज करते. तो ग्रीफ को एलिमिनेट करने का आपकी नज़र में क्या तरीका है? देखिए,
मुझे एक अचानक वो कालिदास का एक कोट याद आया. उन्होंने कहा है, विच ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इज, acceptance of anything that has happened is the first step to overcoming the grief. यानी कि overcoming the consequences of it. तो पहला ख्याल आपको या पहला ख्याल नहीं, मतलब सबसे बड़ी चीज जो आप अपने लिए सोच सकते हैं वो ये है एक्सेप्टेंस. आमतौर पे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा जब झटका लगता है, जो ग्रीफ होता है, उसमें आपको डिनाइल में चले जाते हैं. नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता है. और एक आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि आप डिनाइल में चले जाते हैं. आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें, तो आप अपना रिस्पॉन्स, अपना मेंटल रिस्पॉन्स आप रिकैलिब्रेट कर पाएंगे. सर आई थिंक एक्सेप्टेंस इज़ अ स्किल जो सबको सिखाया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सिखाया जा रहा है. इतना आसान नहीं है. तो एक्सेप्टेंस कल्टिवेट करने के अगर आपको मुझे कोई 3 पॉइंटर्स देने हो तो क्या होंगे? हाउ डज वन कल्टिवेट एक्सेप्टेंस? क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट बना लो, बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट थिंग्स, फॉरगिव, ये सब कहने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जो इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिस है और एप्लीकेशन है वो उतना आसान नहीं है. स्पेशली जब आप किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो, लाइक यू सेड, एक्सेप्ट करेंगे तो ओवरकम कर पाएंगे, विच इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. हमें पता भी है, लेकिन उस टाइम एक्सेप्टेंस नहीं होता है. तो व्हाट आर योर पॉइंटर्स देयर, व्हाट आर योर इनसाइट्स देयर? अब मैं एक सोल्जर की जिंदगी से एग्जांपल लेता हूँ. युद्ध क्षेत्र में, कॉम्बैट में, लड़ाई के मैदान में हमें एक्सेप्टेंस सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है. हमारी ट्रेनिंग कहती है कि किसी को गोली लग जाएगी तो आप पहले उसकी चिंता ना करो, पहले ऑब्जेक्टिव की चिंता करो. और उसको भी बुरा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथी मुझे छोड़ के चले गए, वो भी चाहते हैं मिशन पहले पूरा करो. तो ट्रेनिंग का इक्विवेलेंट क्या होगा हमारी लाइफ में? आप बताइए, रोजमर्रा की जिंदगी में एक नागरिक की लाइफ में ट्रेनिंग का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? अपब्रिंगिंग. ये वैल्यूज आपको अपने फैमिली से मिलते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, अपने वर्क प्लेस से मिलते हैं. सर यहाँ पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिलीज और वर्क प्लेस और जो आपका इकोसिस्टम है उसकी है, मुझे लगता है जो अपब्रिंगिंग से जो ट्रेनिंग होती है, जो लर्निंग आती है, वो एक लेवल के बाद हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर खुद को भी अपग्रेड करना होता है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अपब्रिंगिंग में नहीं आ पाती, क्योंकि पेरेंट्स की एक अलग जनरेशन है, एक अलग एक्सपोजर है, एक अलग वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है. और जब हम 20 साल बाद अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी लाइफ है, उसकी अपनी पेस है, और वहाँ पे फिर खुद को अपग्रेड करना, मुझे लगता है आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन, जब हम ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, नौकरियाँ करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमने सीख लिया जितना सीखना है ज़िंदगी में. लेकिन शायद दैट कुड बी टेक्निकल स्किल लेवल लर्निंग हो गई है, बट जो लाइफ स्किल्स हैं, लाइक एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ये सब में खुद की ट्रेनिंग खुद करना, सेल्फ वॉलंटियर करना अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे मतभेद रखता हूँ इस बात में. जब मैं अपब्रिंगिंग की बात करता हूँ, मैंने पहले भी जब कहा था और अभी भी दोहराऊंगा, मैं 3 लेवल की बात करता हूँ. फर्स्ट, वैल्यूज यू लर्न एज ए चाइल्ड. चाहे वो फिलोसॉफिकल बातें हो कि हमेशा सच बोलो, साफ रहो, ये, या सड़क देख के पार करो, छोटी ऐसी बातें हो, हर चीज़ आप पेरेंट्स से सीखते हैं. करेक्ट. दूसरा लेवल आता है स्कूल में और कॉलेज में. आप अपने स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स से, जो कि पेरेंट फिगर होते हैं, टीचर से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं. करेक्ट. जब आप 6th क्लास में होती हैं तो 12th क्लास का बच्चा आपका आइकॉन होता है, जो बास्केटबॉल टीम का हीरो हो या स्टेज पर हीरो हो. तो आप रोल मॉडल्स देखते हैं, आप रोल मॉडल से भी सीखते हैं. वेरी ट्रू. दैट हैपेंस इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड एट दैट लेवल. एंड द थर्ड लेवल इज एट वर्क प्लेस. योर अपब्रिंगिंग, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि I was in my early lives, when I was 21 year old, I was commissioned into a battalion. I grew up amongst heroes. ये बाना सिंह उस वक्त था मेरे साथ में, परमवीर चक्र उनको बाद में मिला. तो ऐसे में कितने लोगों की बात कर, हमारे 71 वॉर कुछ साल पहले हुई थी, 71 वॉर के 3 वीर चक्रा थे हमारे उसमें, हम उनकी कहानियां सुनते रहते थे. तो आपके वर्क प्लेस में आपको मेंटरिंग होती है. मेंटरिंग डज नॉट हैव टू बी अ क्लास.
और एक कैप्सूल और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक वर्कशॉप, आप रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं एक दूसरे से, करेक्ट। और कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, और आप रोल मॉडल्स को बोले सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, तो या मैम आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू अपने प्लेस ऑफ वर्क पे बोले, तो वो आपको समबडी एक्चुअली टेक्स अ लाइकिंग टू यू, और वो आपको मेंटर भी करते हैं। तो अपब्रिंगिंग, मेरा अपब्रिंगिंग का मतलब था, इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अपब्रिंगिंग व्हिच गोज ऑन इवन नाउ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ और आप भी अभी सीख रही हैं। एब्सोल्युटली सर। So the point is, upbringing makes up for every decision that you need to take. And we were talking about how to overcome grief. What are the pointers? So I think you learn at every step from everyone. Sometimes you learn also from someone who's junior to you. कई बार आप अपने वर्क प्लेस में देख सकते हैं, there is somebody who's coping up with his or her grief much better than you would have, and you say, wow यार, इसके तो अभी घर में इतनी करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई है, ये आज ही ऑफिस में आ गया या आ गई। आप उससे कुछ आपको उसमें एक प्रेरणा मिलती है। सो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड आई थिंक व्हेन आई सेड अपब्रिंगिंग, इट वर्क्स Both ways. इन बोथ वेज। So now I want to move to the next conversation, and that is about leadership. आपने बटालियंस को लीड किया है, आपने इतने बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस को लीड किया है। लीडरशिप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है आपका। तो ऐसे कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी लीडरशिप स्टाइल को गवर्न करते हैं? दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा। पहला, ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, दैट इज। दूसरा, एंड आई विल एक्सपैंड ऑन दिस, मैं इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, बी डेमोक्रेटिक इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन आर्मी ऑफिसर। ये थोड़ा अजीब लगता है, हाँ। बट आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ टू बी डेमोक्रेटिक इन डिसीजन मेकिंग। चलिए मैं इसको अभी खत्म करता हूं। जब आप एक डिसीजन लेते हैं, तब आप इनपुट्स लीजिए, सबसे सारे फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए, डिस्कशन कीजिए सबसे, और फिर डिसीजन लीजिए। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, फिर भी इट इज गुड टू हैव अ डिस्कशन। लेट एवरीबडी फील पार्टिसिपेटिव, सबको ऐसे लगे कि वो हिस्सा ले रहे हैं इस डिस्कशन में, जिसपे निर्भर है क्या क्या फैसला किया जाएगा, और उसके बाद वो सब ओनरशिप लेंगे उस डिसीजन का। फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और आर्मी में हम कहते हैं डिस्कशन स्टेज इज टिल डिसीजन इज टेकन, और जब डिसीजन ले लिया तो उसके बाद एवरीवन हैज टू एग्जीक्यूट द डिसीजन एज इफ इट इज हिज ओन डिसीजन। कमिंग बैक टू लीडिंग बाय पर्सनल एग्जाम्पल, मैंने आपको जिक्र किया कि जैसे मेरा फर्स्ट, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना, तो जब पहला एनकाउंटर हुआ, उसमें आई लॉस्ट वन ऑफिसर, मेजर रोहित शर्मा। हम पूरी मायूसी छा गई हमारी बटालियन में, एंड नेचुरली मोरल ऑफ द बटालियन वाज लो। एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई मोटिवेटेड द सोल्जर्स, आई जस्ट गिव देम अ पेप टॉक। पर उसकी कुछ दिन बाद ही हमारे को दूसरा मौका मिला, एक और एनकाउंटर, टेररिस्ट इंफॉर्मेशन आई और हम वहां गए, लॉन्च किया। ये सब एक कहानी में मैंने लिखा हुआ है उस किताब में कि आई डिड नॉट वेयर अ बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइदर डिड आई वेयर अ बुलेट हेलमेट, और आप बैटल फील्ड में जा रहे हैं। और इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर्स। एवरीबडी हैज टू वेयर अ बुलेट प्रूफ जैकेट एंड अ हेलमेट। इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर्स। इट इज डाउनराइट स्टूपिड। तो आपने क्यों नहीं पहना फिर? इट इज, आई वॉज एक्टिंग ब्रेवर देन आई फेल्ट। और लेकिन मैंने देखा कि बाय नॉट वेयरिंग ए बुलेट प्रूफ जैकेट, ना पहनते हुए, और मैं आगे से लीड कर रहा था कॉम्बैट में, उसमें एक मैंने अपने जवानों में, अपने ऑफिसर्स में एक बड़ी अलग सी एनर्जी देखी, जैसे कि वो सब मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे आगे आना चाहते हो। और एक बहुत, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। नेक्स्ट 3 years वी डिफाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेंट ब्रेवरी मेरे सोल्जर्स में, मेरे ऑफिसर्स में।
तो एक लीडर अगर आगे से लीड करता है, अपनी जान पर रिस्क लेता है, उससे टीम को बहुत हौसला मिलता है और टीम में जान आ जाती है। आपको एक सिविल लाइफ का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई अपने कंपनी में काम करना है, आपको 2-3 दिन की डेडलाइन है और बहुत सारा काम करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ टारगेट्स मीट करनी है। तो एक छोटी सी टीम है अगर आपकी 6 लोगों की और आप हेड कर रही हैं उसको, तो एक लीडर है, वो कहता है देखिए हमें ये प्रेजेंटेशन बनानी है, वी हैव टू मेक दिस इन नेक्स्ट 3 days। तो असाइन कर देता है ड्यूटीज़, आप अपना ये करिए, आप ये करिए, आप डाटा लाइए, आप पीपीटी बनाइए, आप ऐसे कीजिए और कल सुबह मैं इसको रिव्यू करूँगा और फिर जो चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, फिर आप ये करिएगा और परसों हम तैयार हो जाएंगे। एंड देयर इज अनदर लीडरशिप स्टाइल, वो कहता है कि चलिए वी हैव टू डू दिस, लेट्स रोल अप आवर शर्ट स्लीव्स एंड गेट बैक टू सिट डाउन एंड वर्क, लेट्स ऑल सिट डाउन हियर, हम सारे यहीं रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हेल्प करूंगा, मैं गाइडेंस के लिए मौजूद हूँ, कोई जाएगा नहीं, हम जब तक आज ही कंप्लीट नहीं करते, कल का दिन हम आराम करेंगे, 9 बजे मैं पिज्ज़ा मंगाऊंगा, सब यहीं खाना खाएंगे एंड वी विल ऑल सिट डाउन टू वर्क, लेट्स कंप्लीट इट टुडे, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप बताएं कि कौन सा एग्जांपल ज़्यादा सक्सेसफुल होगा लीडरशिप का? मुझे लगता है सेकंड वाला सर, Obviously. So बिकॉज यू आर डूइंग मोर देन योर जॉब. you're doing more than your job, you're sitting down with them, your leadership style is so participative, you are taking decisions with them. आपने वो सारी चीज़ें की, वो जब उनको इंस्पायर कर रही है पूरी टीम को। और वहाँ पे सिर्फ आप लीड नहीं कर रहे हो, आप कोलैबोरेट कर रहे हो. Absolutely. You become a part of them. So you become a role model. You just become part of them and an inspirational figure. लीडर आप बोलो कि वो जनरल है और हम सोल्जर हैं, वो आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, दिस इज द लेवल। ये कॉन्वर्जेसन बहुत इंपॉर्टेंट थी सर मेरे लिए करना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कई लोग ऑलरेडी लीडरशिप रोल्स में हैं जी। और कई लोग एस्पायर कर रहे हैं कि वो सक्सेस को पाएं, एक लीडरशिप रोल में जाएं. तो किस तरह से एक लीडर की लाइफ दिखती है और किस तरह से उनका डिसीजन मेकिंग दिखता है, वो आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ब्यूटिफुली हमें एक्सप्लेन किया. सर नाउ मैं इस कॉन्वर्जेसन को एक ग्लोबल लेंस से भी देखना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं. अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यूएसएसआर की बात करें, यूएसए की बात करें, वियतनाम वॉर की बात करें, अफगानिस्तान में उनके इंटरवेंशन की बात करें, इराक की बात करें, यहाँ पर एक यूएसए जैसी आर्मी जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, वो लोग कुछ खासा विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए. वेरएज मैं अगर इंडिया की बात करूँ जिनके पास शायद रिसोर्सेज भी कम है, हम मिज़ोरम की बात करें, हम त्रिपुरा की बात करें, हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर हमने इतने बड़े बड़े विक्ट्रीज क्रिएट किए, तो कैसे कम रिसोर्सेज होते हुए भी वी आर एबल टू क्रिएट विक्ट्रीज और ज़्यादा रिसोर्सेज होते हुए भी नहीं हो पा रहा है? हाउ इज विक्ट्री not a factor of your resources, is not dependent on your resources? Please highlight that. I'll give you a very short answer to that. Resources are very important to attain success, but they are not everything. सिर्फ क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये ज़रूरी नहीं है, और क्योंकि आपके रिसोर्सेज थोड़े कम हैं आपको अनसक्सेसफुल होना ही लाजमी है, ये भी ज़रूरी नहीं है. और मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा. वियतनाम राजस्थान से भी छोटा देश है, और जब वो अमेरिका के साथ 19 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी माली हालत बहुत खराब थी. आमतौर पे जैसे आजकल देखने को मिलता है, इकोनॉमिक मसल होगा तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं वगैरह वगैरह. ना उनके पास साइज था, ना उनके पास आर्थिक क्षमता थी. क्या था? एक जुनून, एक जज्बा था. और वो गुरिल्ला वॉरफेयर से उन्होंने अमेरिकन्स को 19 साल उलझाए रखने के बाद अमेरिकन्स को वहां से वापस जाना पड़ा. सी द बिगेस्ट डिफरेंस टू माई माइंड इज, जो आपने सुपर पावर्स की जो सिचुएशंस बताई, अमेरिका वियतनाम में या अफगानिस्तान में या इराक में, यूएसएसआर अफगानिस्तान में, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये दूसरे देश में थे, वो उनका अपना देश नहीं था. भारत में जो मिजोरम की बात करें, पंजाब की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, या और नॉर्थ ईस्ट के कोई एग्जांपल्स की बात करें, आज कश्मीर में जो चल रहा है उसकी बात करें,
ये हमारा देश है। अगर उग्रवादी भी हैं तो वो हमारे ही गुमराह बच्चे हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हमें सेंस ऑफ ओनरशिप है, और शायद इसी वजह से जो सुपर पावर्स हैं, और आपने कहा कि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। रिसोर्सेज मतलब क्या है? इनके पास प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, इक्विपमेंट ज़्यादा है, ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और वो शायद उसका इस्तेमाल भी करते हैं। शायद नहीं, मतलब वो इस्तेमाल करते रहे, करते हैं। उनके लिए कोलैटरल डैमेज इतनी बड़ी बात नहीं है। कितना कोलैटरल डैमेज हो जाए, वो अपने एक जवान को के लिए मतलब कोलैटरल डैमेज करने को तैयार है। वेरेज हम उल्टा है, हमारा यहाँ पर उल्टा रहा है। हमने आज तक मीडियम मशीन गन का भी इस्तेमाल नहीं किया, हम लॉन्ग रेंज वेपन्स भी इस्तेमाल नहीं करते। एयरक्राफ्ट और ड्रोन यानी कि ड्रोन फोटो कैमरा खींचने के लिए ज़रूर करते होंगे इस्तेमाल, लेकिन हम कोई ड्रोन से वेपन्स नहीं लॉन्च करते। हमने मशीन गन्स तक का इस्तेमाल नहीं किया, मोटर्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया, वेरेज वो सब इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। देन टैक्टिकल लेवल पे और भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मेरा जम्मू कश्मीर में बहुत सबसे ज़्यादा तजुर्बा रहा है। जब एक एनकाउंटर होता है टेररिस्ट के साथ, तो सबसे पहले एक मेगाफोन लेके अनाउंसमेंट की जाती है। मान लीजिए वो एक दायरे में फंस गए हैं टेररिस्ट, या किसी घर के अंदर घुसे हुए हैं, अनाउंसमेंट की जाती है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मौका दिया जाता है। हम हमेशा मौका देते हैं। आपने शायद कई ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, न्यूज़ वगैरह में कई बार आती है ये चीज़, अगर मूवीज में भी देखा है इस तरह से कि सरेंडर कर दो, आपके साथ न्याय होगा। यानी कि वो मौका भी हम देते हैं, क्योंकि हम उनको अपने ही सिटीजन मानते। क्या वो हमारे ही सिटीजन हैं? और जैसे कि मैं जब कोर कमांडर भी था, मैं हमेशा कहता था ये हमारे गुमराह बच्चे हैं। सो आई थिंक दैट इज द बेसिक डिफरेंस, हाउ वी हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, चाहे वो सुपर पावर्स ही क्यों ना हो, इन कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसीज। द अदर थिंग इज, the last thing that I want to say is also कि ये एक हमारा एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि आर्मी या मिलिट्री जो है टेररिज्म को ख़त्म कर पाएगी। हमने ये सोचा है आर्मी या पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके हम टेररिस्ट की जो वायलेंस है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वायलेंस में होती है, हम उसको कंटेन कर पाएंगे, कर्ब कर पाएंगे। सॉल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल है, और उसकी जो रूट कॉज पे है दैट इज ए पॉलिटिकल एंगल, वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर दूसरा देश आ जाता है, जैसे पाकिस्तान एंगल आ जाता है, चाइना एंगल आ गया, या नहीं ये आ जाता है, तो उसमें फिर डिप्लोमेसी आ जाती है बीच में। सो हमारी एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रही है इस मिलिटेंसी को, टेररिज्म को कर्ब करने में, एंड दैट इज द डिफरेंस व्हाई वी हैव बीन सक्सेसफुल इन कंटेनिंग दीज इंसर्जेंसीज जो आपने जिक्र किया। सर, आपने बहुत सारे ब्रिलियंट लेसन्स हमारे साथ शेयर किए। नाउ एज वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू अ मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द यूथ आउट देयर। I have one message for the youth, which, pardon the repetition, I keep saying at any platform that I get. मेरे को बहुत से ऐसे यंग मैन और वुमेन मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या हम आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने की मैंने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं मिला। टू ऑल ऑफ देम and to all those who have not even thought of the army or armed forces, my message is simple. You don't have to join the army to serve the country. You can serve the country by doing what you do to the best of your ability. Because the growth story of India needs all of you, all the skill sets. We need architects, we need IT guys, we need engineers, we need doctors, we need mechanics, we need every skill set that we have and more. So do what you do to the best of your ability. And yes, if you still respect the army and if you have respect for a soldier, be a good citizen. It's a tough call to be a good citizen. It is a question of choosing the harder right over the easier wrong. So if you respect a soldier, be a good citizen. Be a citizen worth dying for.
Sir, what is a good citizen? To my mind, good citizen is one who follows the rules, who remains on the right side of the law, who cares for his fellow human beings. Empathy. Empathy. Empathy is a very powerful quality. In fact, I've done one TED talk around empathy. This gets you everywhere, while in soldiering, in office, in work, in every place. So coming back to good citizen. Good citizen, above all, means following a very high developed or inculcating a highly developed civic sense. For example, it means going and parking your vehicle, two-wheeler or four-wheeler, in the parking, and then walking back to your destination, whether it's a shop or office, rather than if you just find some space and clumsily parking it and somewhere close by on the road and inconveniencing the traffic. It means not throwing your garbage on the street or the road, but waiting till you find some garbage bag can. आप कूड़ा वहां ना फेंकें. मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो है. छोटी चीजें जो हैं, they, like I said earlier, choosing the harder right over the easier wrong makes a good citizen. In addition to the bigger things of empathy, caring for your fellow human beings, caring for animals, dogs in the street, birds in the sky. मतलब कितनी आज गर्मियों में हमने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा क्रूसिबल रखा हुआ है पानी का जानवरों के लिए. You know, caring for everybody as depending on your ability, I think that makes for a good citizen. Being very polite to others. There are so many things that can be counted. आई थिंक कितनी खूबसूरत बात आपने बताई, और ये बहुत मुश्किल नहीं है. अपने बालकनी में एक पानी का बर्तन रखना बर्ड्स के लिए, अपने घर के बाहर कुछ इस तरह से करना, गार्बेज को ना फेंकना, पार्किंग सही तरीके से करना ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो. ये बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं और बहुत छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो हमें लाइफ में रोज़ बनाने का मौका मिलता है. तो आप वहाँ पे क्या चुनते हैं ये आपको देखना है. एंड लाइक यू सेड, बी अ सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर. क्योंकि आप लोग वॉर फ्रंट पे जाके बैटल कर रहे हैं, अपनी लाइफ्स को स्टेक पे लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड बी वर्थ, you know, you're fighting those battles for. I really like that message. The last question that I want to ask you, that I ask all my guests, is their definition of success. Sir, you have lived a full life. You have seen multiple combats. You have seen victory in multiple combats. You have seen loss as well. Between all of this, what is your idea of success? What is your definition of success? And I'll tell you where I'm coming from. सक्सेस को हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिवली देखते हैं. जी. हम लोग देखते हैं ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं और ये सक्सेसफुल, ये पॉइंट्स अगर हो जाते हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ. लेकिन सक्सेस एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, और अपने अलग अलग गेस्ट से मैं उनकी सब्जेक्टिव डेफिनेशंस लेकर ये देख रही हूँ कि कितने पर्सपेक्टिव्स बिल्ड किए जा सकते हैं, ताकि जो इंसान हमारा पॉडकास्ट आज देख रहा है, अगर वो ऑब्जेक्टिव मायनों में कहीं पे लैक कर रहे हैं तो उनको समझ में आए कि देयर इज अ बिगर लेंस टू लुक एट लाइफ फ्रॉम. दैट्स वेयर आई नीड योर विजडम. Let me put it this way. जब मैं रिटायर होने वाला था तो एक फंक्शन में, ऑफिशियल फंक्शन में, मेरे से एक सवाल पूछा गया, वन ऑफ माई फेयरवेल फंक्शंस, कि सर व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ. आप किस बात को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं मेरी 4 decades ऑफ सर्विस में. तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया जो मेरी बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट्स रही हैं. सर्जिकल स्ट्राइक वाज अ बिग वन. जितने मेरे को मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, कितनी मेरी सक्सेसेस हुए हैं ऑपरेशंस में, कितने मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं इन डिफरेंट अदर फील्ड्स इन द आर्मी. बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ, नहीं, I think the bigger than this has been the camaraderie that I found with my soldiers. That they were willing to risk their lives ahead of me. Or on my orders they were willing to, मेरे कहने पर वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे कॉम्बैट में. तो वो इससे बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से. बल्कि उनकी जो इट वॉज ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन डिवोशन, ऐसे जो मेरे को जवानों से प्यार मिला, वो सबसे ज़्यादा मेरी अचीवमेंट है.
लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो वो इन दोनों से हटके था, और मेरा जवाब ये था कि मेरी सिंगुलर सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपने साथ, जब मैं बटालियन में था, सीओ था, मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट 8 सोल्जर्स, 2 ऑफिसर्स एंड 6 सोल्जर्स। मैंने उनमें से 2 विडोज की, 2 विधवाओं की रीमैरिज करवाई। एंड आई थिंक दैट इज द single best achievement of my life that gives me sense of contentment when I sleep at night. Wow. Wow, sir. That is such a unique way of contributing in someone's life. उनको एक नई जिंदगी एक तरीके से दे देना, कितनी कितनी खूबसूरत बात है। एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल वे टू मेजर आवर सक्सेस कि हम कितना कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है किसी की लाइफ में। अगर हम इस तरह से सक्सेस को देखने लगे और सोचने लगे तो शायद हम लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे अपने एवरीडे के कामों में जो हम कर रहे हैं, अपने जॉब्स पर, अपने घर में, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। शायद वील क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड इफ़ वी लिव लाइफ लाइक दिस। Thank you for sharing that message, and thank you for coming on the Journey Within podcast. It was truly a pleasure. Thank you, Shobha. Thank you very much. I really enjoyed the interaction. Thank you. Jai Hind. Wonderful. Jai Hind. Thank you for watching today's episode. I'm sure आज के इस एपिसोड ने आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो बात आपको सबसे अच्छी लगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, देन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें और भी लोगों तक पहुंचा सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए, किसी भी मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट वहाँ ज़रूर दीजिए जहाँ पे कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छी कोशिश हो रही हो। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।